आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे प्रभावी प्रबंधन के लिए अपनी टीम की समझ विकसित की जाए। हम अपनी टीम को समझने के महत्व और कुछ रणनीतियों के बारे में जानेंगे। इस सत्र में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि टीमों को कैसे समझा जाए। इसके बाद हम जानेंगे कि व्यक्तित्व मूल्यांकन कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है। फिर हम संचार कौशल पर बात करेंगे, जो किसी भी टीम के सफल संचालन के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही हम सहानुभूतिपूर्ण सुनने की कला पर भी चर्चा करेंगे, जो टीम के सदस्यों के बीच बेहतर समझ और संबंध बनाने में मदद करती है। अंत में हम टीम प्रबंधन के लिए उपयोगी उपकरण और रणनीतियों पर विचार करेंगे, जो हमें एक संगठित और प्रभावी टीम बनाने में सहायक होंगी। चलिए शुरू करते हैं, यह समझने से कि किसी भी मैनेजर के लिए अपनी टीम को समझना क्यों जरूरी है। टीम को समझने से हम कर्मचारी की सोच, व्यवहार और प्रेरणाओं की बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। यह कई महत्वपूर्ण पहलुओं में मदद करता है। भागीदारी। जब कर्मचारी महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है, तो वे अधिक संलग्न और प्रेरित महसूस करते हैं। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और मनोबल ऊंचा रहता है। विवाद में कमी। टीम सदस्यों के दृष्टिकोण और पसंदों को समझना गलत फहमियों और विवादों से बचने में मदद कर सकता है। इससे कार्य वातावरण में अधिक समन्वय और सहयोग होता है। स्थायित्व और वफादारी। वे कर्मचारी जो महसूस करते हैं कि उन्हें समझा और सराहा गया है, वे अधिक संभावना से कंपनी में दीर्घकालिक रूप से रहते हैं। इससे न केवल स्थायी समाप्ति लागत कम होती है, बल्कि वफादारी की भावना भी बढ़ती है। इस तरह टीम को समझने से न केवल व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि पूरे संगठन के प्रदर्शन में भी सुधार होता है। टीम को समझने का पहला कदम है सहानुभूति विकसित करना। किसी को सही मायने में समझने के लिए आपको सहानुभूति विकसित करनी होगी। सहानुभूति दो प्रकार की हो सकती है। मानसिक सहानुभूति। यह वह स्थिति है जब आप किसी व्यक्ति की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझते हैं। इसका मतलब है कि आप उनकी सोच और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। भावनात्मक सहानुभूति। यह वह स्थिति है जब आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक भावनात्मक अनुभव साझा करते हैं और उनकी पीड़ा के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति दर्द में होता है, तो आप भी उनके दर्द को महसूस करते हैं और उनकी भावनाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सहानुभूति प्रकट करने के लिए आप यह कर सकते हैं। एक दृष्टिकोण को समझना। अपने टीम सदस्यों की जगह में खुद को रखने की कोशिश करें और उनके दृष्टिकोण, भावनाओं और अनुभवों को समझने का प्रयास करें। इससे आप उनकी वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। 2. विश्वास बनाना। सहानुभूतिपूर्ण सुनने का अभ्यास करें ताकि आप टीम के सदस्यों के अनुभवों को मान्यता दे सकें और टीम के भीतर विश्वास बना सकें। इस प्रकार सहानुभूति विकसित करने से आप अपनी टीम के साथ बेहतर संबंध स्थापित सकते हैं और एक सहयोगी और सहायक कार्य वातावरण बना सकते हैं। सहानुभूति के बाद अगला कदम है अपनी टीम में विश्वास बनाना। जब आप लोगों और उनकी आवश्यकताओं में वास्तविक रुचि दिखाते हैं, तब विश्वास बनता है। विश्वास बनाने के लिए 3 प्रमुख गुण होते हैं। 1. चरित्र, कैरेक्टर। ईमानदारी को प्रभावी प्रबंधकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। इसका मतलब है कि आप हमेशा वही करें जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। आपके शब्द और कार्य में सामंजस्य होना चाहिए।
जब टीम को यह विश्वास होता है अपने वादों को पूरा करेंगे, तो उनका आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। 2. क्षमता, कॉम्पिटेंस। आपके प्रबंधकीय कौशल को आपके तकनीकी ज्ञान से नहीं, बल्कि लोगों को समझने और प्रभावित करने की आपकी क्षमता से मापा जाना चाहिए। एक अच्छा प्रबंधक वह होता है जो अपनी टीम के सदस्यों की क्षमताओं को पहचानता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है और सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब टीम को यह एहसास होता है कि आप उन्हें समझते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं, तो उनका विश्वास आपके प्रति मजबूत होता है। 3. देखभाल, केयरिंग। सबसे उपेक्षित गुण है यह दिखाने की क्षमता कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं। कर्मचारी यह महसूस करना चाहते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं और उनके बॉस वास्तव में उनके बारे में एक व्यक्ति के रूप में परवाह करते हैं। जब आप अपनी टीम के सदस्यों के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में रुचि दिखाते हैं, तो वे आपके प्रति अधिक विश्वास और सम्मान महसूस करते हैं। केवल तब जब ये 3 गुण स्थापित होते हैं, तो कर्मचारी भी विश्वास के साथ जवाब दे सकते हैं। इन गुणों को विकसित करके आप एक ऐसा कार्य वातावरण बना सकते हैं जहां हर कोई सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करे। विश्वास को विकसित करने के लिए आप इन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। 1. अपनी टीम का आकलन करें। प्रत्येक कर्मचारी के कौशल, प्रतिभा, अन्य साथियों के साथ व्यवहार और काम के बाद के व्यवहार के बारे में जानें। यह जानने से आप उनकी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचान सकेंगे और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकेंगे। 2. अपनी टीम को जानें। प्रत्येक कर्मचारी के जीवन के बारे में जानें, उनके जीवन साथी का नाम, बच्चों के नाम और उम्र, प्रमुख शौक, पारिवारिक मुद्दे आदि। जब आप उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं, जिससे उनके प्रति आपका विश्वास बढ़ता है। 3. उन्हें प्रेरित करने वाली चीजें ढूंढें। प्रत्येक व्यक्ति की प्रेरणाओं का पता लगाएं। जानें कि उन्हें क्या प्रेरित करता है और उन्हें किस बात से खुशी मिलती है। जब आप उनकी प्रेरणाओं को समझते हैं, तो आप उन्हें बेहतर ढंग से प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। 4. विचार और प्रतिक्रिया मांग। लोगों को खुले तौर पर ईमानदार होने के लिए पहले विश्वास स्थापित करना होगा। उनसे उनके विचार और प्रतिक्रिया मांगें। यह माने कि आपने उन्हें सुना है और उनके कहे पर विचार करेंगे। इससे उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी राय महत्वपूर्ण है और आप उनके विचारों को महत्व देते हैं। इन तकनीकों का उपयोग करके आप अपनी टीम के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं और एक सहयोगी और विश्वासपूर्ण कार्य वातावरण विकसित कर सकते हैं। अगला कदम अपनी टीम को समझने के लिए तकनीकी व्यक्तित्व मूल्यांकन करना है। व्यक्तित्व मूल्यांकन के माध्यम से आपको उनकी प्राथमिकताओं, व्यवहारों और संचार शैलियों की गहन जानकारी मिलती है। व्यक्तित्व मूल्यांकन उपकरण जैसे मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI, डिस्क या स्ट्रेंथ्स फाइंडर का उपयोग करके आप प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को जान सकते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि वे कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे संवाद करते हैं। व्यक्तित्व मूल्यांकन के परिणामों से आप टीम के सदस्यों के अद्वितीय व्यवहारों और संचार शैलियों को समझ सकते हैं। इससे आप यह जान सकते हैं कि किस प्रकार का कार्य उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करता है और वे किस प्रकार की संचार शैली को प्राथमिकता देते हैं। व्यक्तित्व मूल्यांकन का उपयोग करके आप अपनी टीम के सदस्यों को उनकी विशिष्टताओं के आधार पर समझ सकते हैं और उनके साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं। इससे न केवल आप उनके काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, बल्कि उनके साथ अधिक प्रभावी और सहयोगी रूप से काम कर पाएंगे।
इस प्रकार व्यक्तित्व मूल्यांकन आपको अपनी टीम को समझने और एक मजबूत, प्रभावी और समन्वित टीम बनाने में सहायक साबित हो सकता है। अपनी टीम को समझने के लिए आपको अपनी अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स भी बढ़ानी होंगी। एक संकेत पहचानें। अपने टीम के सदस्यों की बातचीत, शरीर की भाषा और अनवरत संकेतों का ध्यान से अवलोकन करें ताकि उनकी भावनाओं, मूड और प्रतिक्रियाओं की पहचान हो सके। उदाहरण के लिए चेहरे के भाव, हाथों की हरकतें और आवाज का टोन आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि वे किस तरह की स्थिति में हैं। टीम के सदस्यों के व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तन, जैसे कि उनकी उपस्थिति में बदलाव, बातचीत में रुचि की कमी या अनावश्यक मौन, यह सब महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। इन संकेतों का ध्यान रखना और समय पर उचित प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है। 2. भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचानें। विभिन्न परिस्थितियों में अपने टीम के सदस्यों की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए अवलोकन कौशल का उपयोग करें। ध्यान दें कि वे किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं जब वे तनाव में होते हैं, खुश होते हैं या निराश होते हैं। यह जानने से आप उनकी मानसिक स्थिति और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नियमित संचार टीम प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि संदेश सही समय पर सही रूप में पहुंचता है और उसकी स्पष्टता बनी रहती है। संदेश देने के समय स्पष्टता, ईमानदारी, तार्किकता, सटीकता, पूर्णता और संबंधितता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे संदेश पूरी तरह से समझा जा सके और उसके अनुष्ठान में कोई भ्रांति न हो। अपने टीम के सदस्यों के साथ सरल, सहज और सीधी संवाद करें। उनके विचारों, चिंताओं और प्रतिक्रियाओं को सुनने का समय निकालें। टीम के सदस्यों के बीच नियमित संचार से उनकी स्थिति, चुनौतियों और आवश्यकताओं का समय समय पर निरीक्षण किया जा सकता है, जिससे प्रबंधक सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। नियमित संचार का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है सक्रिय सुनवाई। आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और प्रश्न पूछने चाहिए। यह दिखाता है कि आप रुचि रखते हैं। उनके कहने का सारांश निकालें। समय समय पर संक्षेपित करने से आप प्राथमिकता देते हैं और उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। इस प्रक्रिया में सक्रिय सुनवाई न केवल उन्हें महसूस कराती है कि उनकी बातों का महत्व समझा गया है, बल्कि यह उन्हें आपके प्रति समर्पितता का भी पूर्वाभास देती है। एक से एक मुलाकातें या वन-ऑन-वन मीटिंग्स एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है जो टीम को समझने में मदद करती है और संबंध बनाने, समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने में सहायक होती है। इस तकनीक का प्रयोग करते समय प्रबंधक टीम के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करते हैं। इसमें सदस्यों को अपनी समस्याओं, चुनौतियों और आगामी योजनाओं के बारे में अपने मन की बात कहने का मौका मिलता है। एक से एक मुलाकातें 3 प्रकार की होती हैं। 1. परिचयात्मक। इस प्रकार की मुलाकातें मुख्य रूप से संबंध और जुड़ाव स्थापित करने के लिए होती हैं। 2. रखरखाव। यह मुलाकातें जांच, समस्या का समाधान करने और विस्तार से चर्चा करने के लिए होती हैं। 3. वृद्धि। इन मुलाकातों में जिम्मेदारियों का सौंपना और उन्हें विस्तार से चर्चा करने का मौका मिलता है। यह मुलाकातें व्यक्तिगत विकास और संगठन के लक्ष्यों के प्रति सदस्यों की दायित्व भावना को बढ़ावा देती हैं। आइए इन्हें और विस्तार में समझते हैं। पहले प्रकार की मुलाकातें परिचयात्मक होती हैं। इन मुलाकातों का मुख्य उद्देश्य नए सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करना और उनकी क्षमताओं और सामर्थ्यों की पहचान करना होता है। इन मुलाकातों के दौरान आपको साझा मूल्यों, अनुभवों से संबंधित प्रश्न पूछने का प्रयास करना चाहिए और उनकी क्षमताओं और मजबूतियों की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए।
रखरखाव मुलाकात में पहले तो सदस्यों के साथ संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए। फिर सदस्यों को उनकी समस्याओं और प्रगति पर सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। सदस्यों की प्रतिक्रिया और सोच को समझने के लिए उनसे प्रश्न पूछना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आखिर में सदस्यों से उनकी भागीदारी और नए अवसरों के बारे में पूछना और उनके सुझावों का समर्थन करना चाहिए। इस तरह की मुलाकातें संबंधों को मजबूत बनाती हैं और सदस्यों की प्रगति को बढ़ावा देती हैं। वृद्धि मुलाकातों में उद्देश्य होता है किसी कर्मचारी को नई भूमिका या जिम्मेदारी में पुष्टि करना। इसके लिए आप इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। क्या वे इस नई जिम्मेदारी को लेने के लिए इच्छुक, तैयार और सक्षम हैं? उन्हें नई भूमिका में उन्नति के लिए कौन सी सहायता चाहिए? आपकी टीम को समझने के लिए अगला महत्वपूर्ण तत्व है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संबंधों को स्थापित करने और संबलित रखने में मदद करती है। एक खुली प्रतिक्रिया यह एक संवादात्मक प्रक्रिया है जिसमें टीम के सदस्यों से उनके अनुभव, चुनौतियों और सुधार के सुझावों के बारे में खुली प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। यह सदस्यों के बीच विश्वास और संबंध को मजबूत करता है और उन्हें अपने विचारों को साझा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 2. सकारात्मक प्रतिक्रिया। इस प्रक्रिया में सहायक तरीके से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है जो विकास और उन्नति को बढ़ावा देती है। यह प्रतिक्रिया सदस्यों को मोटिवेट करती है और उन्हें अग्रसर बनाने में सहायता करती है। इस तरह प्रतिक्रिया न केवल टीम के संबंधों को स्थापित करती है बल्कि उसे सकारात्मक रूप में बढ़ावा भी प्रदान करती है। आपके लिए टीम बॉन्डिंग बनाना भी उतना ही जरूरी है। टीम बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए टीम निर्माण गतिविधियों, कार्यशालाओं या आत्मनिर्भरता स्थलों में आयोजित किया जा सकता है। इन गतिविधियों में टीम के सदस्यों के बीच संबंध, सहयोग और समझ को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सहयोग और संघर्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए टीम निर्माण गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है। इन गतिविधियों के माध्यम से सदस्यों को एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिलता है और उनकी साथीता बढ़ती है। चलिए टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में क्या क्या करना है उससे देखते हैं। टीम बॉन्डिंग मीटिंग आयोजित करते समय ध्यान देने वाली बातें। 1. Schedule the activity during work hours. संगठन के काम के समय में गतिविधि को निर्धारित करें। किसी भी असामान्य समय पर गतिविधियों का आयोजन न करें ताकि सभी सदस्य भाग ले सकें। 2. Set clear expectations when planning the activities. गतिविधियों की योजना बनाते समय स्पष्ट अपेक्षाओं को सेट करें। सभी को गतिविधियों के लक्ष्य और उनकी महत्वपूर्णता के बारे में स्पष्टता से सूचित करें। 3. Going to off-site team building activity. बाहरी स्थल पर टीम निर्माण गतिविधियों का प्रयास करें। कार्यालय के बाहर के एक माहौल में गतिविधियों का आयोजन करने से सदस्यों के बीच में साथीता और टीम वर्किंग की भावना बढ़ती है। 4. Make it accessible for everyone. सभी के लिए इसे पहुंचने वाला बनाएं। किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से पहुंच योग्य होने का ध्यान रखें, जैसे कि शारीरिक क्षमता और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। 5. Encourage collaboration and not competition. सभी को मिलजुल कर काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे टीम में अच्छा संबंध बनेगा और सहयोग की भावना बढ़ेगी। आज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सम्मान और सहानुभूति का प्रकट करना। टीम के सदस्यों की समझ में वृद्धि करने और उनके साथ मजबूती का निर्माण करने के लिए सकारात्मक प्रतिसाधन और सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अपनी टीम के सदस्यों की विभिन्न पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण और योगदान के प्रति सम्मान दिखाएं। उनके विभिन्नताओं को समझें और उनकी समर्थना करें। नियमित रूप से अपने टीम के सदस्यों के प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करें। उनके प्रतिबद्धता और कार्यों की प्रशंसा करें। इस प्रक्रिया में हम टीम के बीच विश्वास और समर्थन का माहौल बनाते हैं, जो सहयोग और समर्थन के माध्यम से टीम की गुणवत्ता को बढ़ाता है। आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि यह सत्र आपको अपने टीम के सदस्यों को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में मदद करेगा।